नमस्कार साथियों, स्वागत आप सभी का सौदा घर के आज की इस नई वीडियो में। साथियों, ये है सवाल जवाब का एपिसोड जहां पर होते हैं आपके सवाल और सौदा घर के जवाब। इस वीडियो को शुरुआत करने से पहले आपको टिप ऑफ द वीडियो बता देते हैं। जब भी आप घर खरीदने जा रहे हैं तो पैराशूट डेवलपर से घर खरीदने में थोड़ा बचिए या फिर रिसर्च करें, उसके बाद ही खरीदिए। अब ये पैराशूट डेवलपर क्या होता है? पैराशूट डेवलपर यानी कि कोई ऐसी कंपनी जो किसी एक क्षेत्र में काफ़ी अच्छा कर रही होती है, उसके पास पैसे आ जाते हैं और वो सोचती है क्यों ना कि रियल एस्टेट में ही जंप कर लिया जाए, यहाँ पे कुछ कंस्ट्रक्शन किए जाए, मोटी कमाई की जाए। लेकिन यहीं पे समस्या शुरू हो जाती है, क्योंकि जो लोकल लेवल पे डेवलपर काम कर रहे हैं वो रियल एस्टेट को ज़्यादा अच्छे तरीके से डेवलप कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे कुछ ऐसा नहीं होता कि आप एक ही जगह पे मैन्युफैक्चर करें और उसे ट्रांसपोर्ट कहीं भी कर दें। रियल एस्टेट जहाँ पे बन रहा है वहीं पे कैटर किया जा सकता है, और जो लोकल लेवल पे हैं वो ज़्यादा जो है क्वालिटी पे फोकस कर सकते हैं। हर एक कॉन्ट्रैक्टिंग कंपनी से लेके जो पीरियोडिकली उसका असेसमेंट है उसे भी लोकल कंपनी आसानी से कर सकती हैं। लेकिन बड़ी कंपनी जब जंप करती है तो उसके डायरेक्टर, उसके ओनर लगातार उसे इंस्पेक्शन नहीं करते, क्योंकि उनका वो कोर बिजनेस नहीं होता है। उसमें एक लंबा चौड़ा हायरार्की बन जाता है और उसके चलते वहाँ पे खर्चे भी ज़्यादा होते हैं, उस प्रोडक्ट की कॉस्ट भी बढ़ जाती है, लेकिन क्वालिटी कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज़ हो जाती है। और कई बार वहाँ पे जो आपके कंसर्न्स हैं पोस्ट पोजीशन, वो भी उस तरीके से रिजॉल्व नहीं हो पाते हैं। अगर आप लोग कहेंगे, आप लोग कमेंट में बताएंगे, तो पैराशूट डेवलपर्स के बारे में डिटेल वीडियो आप लोगों के सामने जरूर ले आएंगे। चलिए सवाल जवाब के एपिसोड की शुरुआत करते हैं। यदि आपको प्रयास पसंद आए सौदागर का, तो वीडियो को लाइक शेयर करने के साथ साथ अपने चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें, जिससे आपको तमाम जानकारियां मिलें और हमें मिले आपका प्रोत्साहन और आशीर्वाद। पहला सवाल है, निशांत जी हैं, यहां लिख रहे हैं, कॉर्पोरेशन स्लीप बिटवीन अक्टूबर टू फरवरी for 5 months. Then they work barely for just 2 months along with delays and poor quality work. When it's about to rain, they start digging up for incomplete work or pending work. They again sleep 4 months during rainy season and 5 months they don't work. PCMC is much better than PMC. देखिए, ये जो आपका एक रिएक्शन है ये बड़ा अच्छा है, और हम सभी लोग देख रहे हैं कि किस तरीके से कॉरपोरेशन जो है वो अलग अलग जगहों पे, अलग अलग फील्ड पे काफ़ी जो है नाकाम साबित हुई है। अब ये चीज़ तो हर कोई जानता है। आखिर ये रिएक्शन जो कमेंट है ये हमने क्यों लिया हुआ है सवाल जवाब में, इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। ये थोड़ा सा ट्विस्ट जरूर है। देखिए, जब हम लोग कभी भी कॉरपोरेशन को सीधे जो है एक तरीके से कटघरे में खड़ा करते हैं, तो इसमें सिर्फ कॉरपोरेशन की गलती नहीं है। मैं यहाँ कतई किसी भी तरीके से कॉरपोरेशन को डिफेंड नहीं कर रहा हूँ, लेकिन इसके कोर में समझना होगा। अगर आप इसके कोर को समझेंगे तो ज़्यादा अच्छे तरीके से समझ पाएंगे। आप देखिए, जितने भी बड़े काम कॉरपोरेशन करा रही है वो किस तरीके से करा रही है, वो उसे क्रेडिट नोट पे जो है करा रही है। जो ब्रिजेज आप बनते हुए देखते हैं कॉर्पोरेशन की तरफ से, वो क्रेडिट नोट पे बनाती है। यानी कि जो कंपनियां बना रही हैं उन्हें पैसा नहीं मिलता है, उन्हें क्रेडिट नोट मिलता है, और जो ड्यूटीज और जो भी चीज़ें जमा करनी होती है कॉर्पोरेशन में, वो उस क्रेडिट नोट के जरिए दे सकता है या फिर वो किसी को बेच भी सकता है जो मास स्केल पे कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं। अब यहाँ पे एक समस्या चालू हो जाती है कि आखिर इसे क्रेडिट नोट पे बनाया क्यों जा रहा है। देखिए, इसमें दो चीज़ें हैं। एक तो सबसे बड़ी चीज़ है कि कॉर्पोरेशन के पास फंड क्रंच है। अब ये फंड क्रंच क्यों बढ़ता जा रहा है? क्योंकि जितने भी जो अर्निंग रिसोर्स हैं, आज कॉर्पोरेशन के पास जो सबसे बड़ा अर्निंग रिसोर्स है वो प्रॉपर्टी टैक्स है। अब अगर आप सोचिए, प्रॉपर्टी टैक्स के नाम पे जो पैसे आ रहे हैं, कॉर्पोरेशन का खुद का मानना है कि 40% या उससे ज़्यादा जो है, जो वहाँ का एम्प्लॉयमेंट है, जो एम्प्लॉयज़ हैं, उनकी सैलरीज और तमाम चीज़ों को रख रखाव में ही खर्च हो जाता है। अब अगर आपको इतने बड़े सिटीज़ में, जो कि पूरे इंडिया को कहीं ना कहीं से जो है ड्राइव कर रहा है, जहाँ से स्टैम्प ड्यूटी इतने बड़ी मात्रा में स्टेट गवर्नमेंट को मिल रहा है, जहां से जीएसटी सेंट्रल गवर्नमेंट को और स्टेट गवर्नमेंट को, अगर आप ज्यादातर सेल देखें जो कि रेजिडेंशियल में है 5% के स्लैब में है, 2.5% स्टेट गवर्नमेंट को जा रहा है, 2.5% सेंट्रल गवर्नमेंट को जा रहा है, तो ये स्टेट गवर्नमेंट की जिम्मेवारी बनती है। और कहीं ना कहीं ये एक तरीके से स्टेट गवर्नमेंट का एक टूल है, पीएमसी या पीसीएमसी या कोई भी कॉर्पोरेशन। अगर आप इन्हें फंड इशू नहीं करोगे तो ये मास लेवल पे कंस्ट्रक्शन पे फोकस कैसे कर पाएंगे? जो कमियां चारों तरफ दिख रही हैं उसे कैसे कर पाएंगे? क्योंकि देखिए, प्राइवेट लेवल पे जितने भी डेवलपर्स हैं वो कंस्ट्रक्शन लगातार कर रहे हैं, और लोग अच्छे के होप में कि रास्ता अच्छा आ जाएगा, रिंग रोड आ जाएगा, रिवर रिजर्वेशन हो जाएगा, वहां पे बोटिंग होगी, रास्ते अच्छे होंगे, ग्रीनरी होगी, 10x प्लांट लगाने की बात की जाती है कि जितने प्लांट कटेंगे उसका 10 गुना पेड़ लगाया जाएगा। ये सारी चीजें सोचने के बाद हमें लगता है अच्छा है, मेट्रो भी आ जाएगा, हमारे लिए ट्रांसपोर्टेशन आसान हो जाएगा। पर ये रियलिटी में हो नहीं सकता इतनी तेजी से, जब तक स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट इस पर फोकस नहीं करती है। अब ये जो क्रेडिट नोट पे काम हो रहे हैं वो किस तरीके से होंगे, इसमें समय भी लग जाता है, कई बार क्वालिटी भी कॉम्प्रोमाइज होती है, और ये सबसे बड़ी समस्या है। दूसरी समस्या क्या है? जो लगातार एक कंजर्वेटिव माइंडसेट बन चुका है कॉर्पोरेशन का, वहां पे काम करने वाले लोगों को, उनको ये समझ में नहीं आ रहा है कि कितनी तेजी से सिटी का पॉपुलेशन बढ़ रहा है, कितनी तेजी से नई नई चीजें आ रही हैं, वो उसे अडॉप्ट नहीं कर सकते हैं। तो सबसे पहले लेवल पे इनको फंड एलोकेट करना होगा। ज़्यादा से ज़्यादा फंड होगा तो ज़्यादा से ज़्यादा डेवलपमेंट होंगे,
और जब नए माइंडसेट की जरूरत होगी तो यहाँ पे भी आपको रिवैम्प करना पड़ेगा। अगर ये दोनों चीजों पे ध्यान दिया जाता है, सबसे पहले फंड एलोकेशन पे, तो आपको डेवलपमेंट ज्यादा देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट की सबसे बड़ी जिम्मेवारी बनती है कि वो कॉर्पोरेशन को, खासकर पुणे ऐसी सिटी को जो महाराष्ट्र का सबसे बड़ा सिटी बन चुका है, आप लोगों को हमने 2 साल पहले बताया भी था कि जो नए विलेज मर्ज हुए पीएमसी में, उसके बाद ये मुंबई से भी बड़ा शहर बन चुका है। और सिर्फ महाराष्ट्र की बात नहीं है, पैन इंडिया भी देखेंगे तो काफ़ी ज़्यादा बड़े स्केल पे इकोनॉमिक जो एक तरीके से एक्टिविटीज़ हैं वो पुणे में हो रही हैं। तो इसके लिए स्टेट गवर्नमेंट को ध्यान देना होगा, सेंट्रल गवर्नमेंट को ध्यान देना होगा, फंड एलोकेशन करने होंगे और माइंडसेट चेंज करने के लिए पूरी तरीके से कॉर्पोरेशन को रिवैम्प करना होगा। तभी ये सिटी ज़्यादा अच्छे तरीके से जो है सर्वाइव कर पाएगी और जो सपने दिखाए जा रहे हैं प्राइवेट डेवलपर्स के द्वारा वो पूरे हो पाएंगे। अन्यथा जितने आप लोग बाद में फ्रस्ट्रेशन फील करते हैं, ये आने वाले समय में बढ़ता ही जाएगा। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। इसके पहले आप लोगों को बता दें, जो मैंने पहले सवाल को एक तरीके से रिएक्शन कमेंट के रूप में लेके आपके सामने रखा है एक पॉइंट, इसमें आपका क्या मानना है उसे कमेंट में लिखिए। कोई मशवरा है तो वो भी लिखिए और अपने अपने तरीके से इन चीज़ों को आगे बढ़ाइए, जिससे स्टेट गवर्नमेंट पे, सेंट्रल गवर्नमेंट पे कहीं ना कहीं किसी न किसी तरीके से कुछ नए आइडिया भी पहुंचाए जा सके और उन पर प्रेशर भी क्रिएट किया जा सके कि सिटी के डेवलपमेंट पे वो ज़्यादा अच्छे तरीके से फोकस करें। अगला सवाल है राजू खांडेकर जी का और इन्होंने लिखा है, सर जी आई एम वन ऑफ योर सब्सक्राइबर एंड वॉच ऑल योर वीडियोस, थैंक यू सो मच। आपने आगे लिखा है, आई हैव वन क्वेश्चन, डू वी नीड टू पे 18% जीएसटी ऑन द बिल्डर ऑन सोसाइटी मेंटेनेंस चार्जेस? दे आर आस्किंग फॉर 24 month एडवांस मेंटेनेंस चार्जेस ऑन पोजीशन एज पर एग्रीमेंट, बट रिसेंटली दे आर आस्क्ड फॉर जीएसटी बट नॉट मेंशन्ड ऑन द मेंटेनेंस डिमांड लेटर। प्लीज सपोर्ट हाउ वी कैन रिफ्यूज एंड कैन वी टेक लीगल एक्शन ऑन इट। देखिए राजू जी, इस पर कोई भी लीगल एक्शन लेने की जरूरत नहीं है। जीएसटी के हर एक जो है एक तरीके से सेक्शंस बने हुए हैं और उसमें अलग अलग तरह से जीएसटी चार्ज की जाती है। जब आप रियल एस्टेट खरीदने जाते हैं तो अगर वो 45 लाख के अंदर है और अगर वो कॉर्पोरेशन के बाहर है तो 900 स्क्वायर फीट के अंदर अगर आपका एरिया है तो वहाँ पे 1% जीएसटी लगता है। अगर वो कॉर्पोरेशन के अंदर है, 600 स्क्वायर फीट के अंदर है, 650 स्क्वायर फीट के अंदर है और उसका कॉस्ट 45 लाख के आसपास है, तो वो आपका, ये एग्रीमेंट की बात हो रही है, 1% जीएसटी लगता है। लेकिन आप अब यही कहेंगे कि ये सारे जो बनाए गए हैं 45 लाख का कैप स्कीम तो ऊपर ही रहती है प्रॉपर्टी, तो बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो 5% का जीएसटी वहाँ पे लगाया जाता है। लेकिन जब आप यहाँ पे सर्विस टैक्स को जो जीएसटी किया गया उसे 18% किया गया है बाकी सेक्शंस पे, कई जगहों पे आप देखेंगे 28% भी जीएसटी लिया जाता है। तो ये जो आपका मेंटेनेंस है, ये जो जिस सेक्शन में आ रहा है उसमें 18% जीएसटी चार्ज किया जा सकता है और इसी के चलते मेंटेनेंस पे जीएसटी चार्ज किया जाता है। और जब आपने प्रॉपर्टी खरीदी होगी तब भी आपको बताया गया होगा कि यहाँ पे जो है आपको मेंटेनेंस 2 साल का प्रायर देना है और उसके साथ ही अपने आप जो है मैंडेटरी हो जाता है कि उसमें जो भी एप्लीकेबल जीएसटी होगा वो लगेगा। अब एप्लीकेबल जीएसटी अगर 18% है तो आपको 18% देने होंगे, इसमें आपको लड़ने की जरूरत नहीं है, ये आपको पे करना होगा। अब रही बात की यहाँ पे जो आपको नीचे लिखा हुआ था, जो आपने यहाँ पे जिक्र भी किया हुआ है आपके अलॉटमेंट लेटर पे या फिर आपके कॉस्ट शीट पे, तो वहाँ पे आप ध्यान से देखेंगे तो एप्लीकेबल जीएसटी लिखा होगा और जो कि ये 18% ले रहे हैं, तो इसमें कुछ भी गलत नहीं है। हाँ, ये जरूर कर सकते हैं कि अगर आपका 2 साल का मेंटेनेंस डेवलपर ले रहा और आपको कह रहा है कि आपको 2 साल बाद ही वो हैंडओवर करेगा, तो हैंडओवर प्रोसेस आप जल्दी कर सकते हैं, लेकिन आपको जीएसटी जो है वो मेंटेनेंस पे देना ही होगा। आगे चलते हैं, नरेश शर्मा जी हैं, इन्होंने लिखा है, आई एम प्लानिंग टू बाई ए होम इन दोस्ती ग्रेटर थाने बट द बिल्डर इज सेइंग दैट एज पर रेरा दिस फॉल्स अंडर बजट हाउसिंग, दे कैन नॉट गिव पार्किंग अलॉटमेंट इन द एग्रीमेंट, व्हाट इज योर थॉट ऑन दिस? देखिए नरेश जी, अगर आप ईडब्ल्यूएस सेक्शन की कोई प्रॉपर्टी ले रहे हैं इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन के अंतर्गत, तो वहां पे पार्किंग मैंडेटरी नहीं होता है, यानी बिना पार्किंग के भी वो घर बेचे जा सकते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि देखिए वो बजटेड हाउसिंग होते हैं ईडब्ल्यूएस के, कि जिनको घर नहीं मिल पा रहा है, जो घर नहीं खरीद पा रहे हैं, जो अपना घर नहीं बना पा रहे हैं, उनके लिए गवर्नमेंट ये स्कीम निकालती है। तो वहाँ पे पार्किंग के लिए एक्स्ट्रा पे करना या उसे इनडायरेक्ट किसी रूप में पे करना वो कई बार जो है पॉसिबल नहीं हो पाता है बायर्स के लिए। इसके लिए ईडब्ल्यूएस सेक्शन में ये चीज़ मैंडेटरी नहीं रखी गई है। लेकिन उसमें भी अगर 400 घर बेचे जा रहे हैं तो 30% लोगों को पार्किंग देना अनिवार्य हो जाता है, क्योंकि जो भी बाइक्स होंगे, किसी के पास कार होंगी, वो कहाँ पे खड़ी करेंगे। अगर ये ईडब्ल्यूएस सेक्शन नहीं है, ऐसे नॉर्मल जो बजटेड हाउसिंग कहे जाते हैं, यानी कि कहीं पे मान लीजिए किसी लोकेशन पे 1 करोड़ रुपए का 2 BHK मिल रहा है, लेकिन कोई डेवलपर वहाँ पे कुछ कम साइज के या फिर एमिनिटीज़ वगैरह कम करके ज़्यादा कुछ उसमें एलिवेशन पे ध्यान ना देके अगर वो 70-80 लाख रुपए में 2 BHK आपको दे रहा है, तो वो कह सकता है कि वो बजटेड हाउसिंग है उस लोकेशन के हिसाब से, लेकिन वो ईडब्ल्यूएस सेक्शन में नहीं आ जाता है।
तो इसके अगर वो इस तरह का बजटेड हाउसिंग है या वो बजटेड सेगमेंट में कहा जा रहा है तो वहाँ पर ये रूल अप्लीकेबल होगा। बिल्कुल इसे अप्लाई करना पड़ेगा डेवलपर को। अगर वो नहीं मानता है तो आप ऑर्डर कॉपी दिखा सकते हैं और उन्हें फॉलो करना ही पड़ेगा, क्योंकि ये किसी के द्वारा PIL नहीं दायर किया गया जिसमें कि ऑर्डर दिया गया हो। ये ऑर्डर ये सर्कुलर के रूप में है जिसे हर एक डेवलपर को पूरे महाराष्ट्र में फॉलो करना ही होगा। आगे चलते हैं। यूवी जी हैं, इन्होंने लिखा है, सर व्हाट अबाउट दोज अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग वेयर द एग्रीमेंट इज ऑलरेडी डन, विल दिस पार्किंग ऑर्डर बी एप्लीकेबल टू दोज बिल्डिंग एज वेल। देखिए, कई लोगों ने इससे मिलता जुलता सवाल पूछा हुआ है जो हमने पिछला न्यूज एपिसोड आप लोगों के सामने लाया। वहाँ पे पार्किंग के बारे में जिक्र किया गया, जहाँ पे ओपन पार्किंग में 2 डायमेंशन 2D में आपको बताना होगा और जितने भी कवर्ड पार्किंग हैं, गैराजेज हैं, वहाँ पे 3 डायमेंशन आपको बताना पड़ेगा। इसको लेके जो महारेरा ने ऑर्डर दिया है, तो ये देखिए जिनका भी एग्रीमेंट हो चुका है, अब तो एग्रीमेंट एग्जीक्यूट हो चुका है, लेकिन जो एग्रीमेंट एग्जीक्यूट होने वाले हैं अभी उसमें एनेक्स किए जा सकते हैं, तो उन पे अप्लीकेबल हो रहा है। जिनका एग्रीमेंट हो चुका है अब उन्हें जिस हिसाब से उस समय डेवलपर ने कहा था वो फॉलो करना होगा। हाँ, ये जरूर है कि हर एक बायर को एक कार पार्क जरूर मिलेगा। अब वो कवर्ड भी हो सकता है, ओपन भी हो सकता है। अब वो डिपेंड करता है कि आपके एग्रीमेंट में या फिर आपके अलॉटमेंट लेटर में क्या लिखा गया है डेवलपर के द्वारा, या फिर आपकी मेल पे क्या भेजा गया है। लेकिन अब जितने एग्रीमेंट एग्जीक्यूट होंगे उस पर ये रूल अप्लाई होता है। अगर आप इस ऑर्डर को ध्यान से पढ़ेंगे तो नीचे साफ साफ लिखा गया है, ये एज ऑन डेट से ही अप्लाई हो जाता है, यानी जिस दिन ये सर्कुलर आया है, जिस दिन ये ऑर्डर आया है, उसी दिन से अप्लाई हो चुका है ये। आगे चलते हैं। नील जी हैं, इन्होंने लिखा है, आई एम इन प्रोसेस ऑफ एग्रीमेंट एग्जीक्यूशन, अलॉटमेंट लेटर रिसीव्ड इज इन बिल्डर फॉर्मेट, नॉट एज पर फॉर्मेट ऑफ न्यू ऑर्डर dated 2022. Is it valid one? If developer commits something in email, is it valid input for section 12 of RERA? देखिए नील जी, बड़ा अच्छा सवाल है आपका। कई बार डेवलपर ऐसा करते हैं, जो मॉडल अलॉटमेंट लेटर की बात की गई है महारेरा के द्वारा, ये 2022 में 2 बार किया गया, जून में भी किया गया, अगस्त में भी किया गया। दोनों में 2 चीज़ों को जो है जिक्र किया गया है। एक तो आपके मॉडल अलॉटमेंट लेटर में जो आपको स्पेस बेचा जा रहा है उसका जिक्र होना चाहिए, जो एक्सक्लूसिव एरिया है यानी कि जो आपके ड्राई बैल्कनी है, इन सब के बारे में वहाँ पे अलग अलग मेंशन करना होगा। साथ ही साथ जो कैंसिलेशन क्लॉज है वो भी मेंशन करना होगा डेवलपर को। यानी अगर आप अलॉटमेंट लेटर मिलने के 15 दिन के अंदर कैंसिल करते हैं तो आपको कुछ भी कैंसिलेशन चार्ज देने की ज़रूरत नहीं है। 16वें दिन से 31 दिन के बीच में अगर आप कैंसिल करते हैं तो वहाँ पे आपको 1% कैंसिलेशन चार्ज देना है, और अगर आप 31वें दिन से लेके 60 दिन के अंदर कैंसिल करते हैं तो 1.5%, और 60 दिन से अगर आगे बढ़ रहा है टिल द एग्रीमेंट एग्जीक्यूशन, उस डेट तक आपको मैक्सिमम 2% ऑफ द एग्रीमेंट कॉस्ट आपको कैंसिलेशन चार्ज देना है, इससे ज़्यादा आपको नहीं देना है। अगर 1 करोड़ रुपए आपके एग्रीमेंट कॉस्ट है तो उसका 2% होता है 2 लाख रुपए। तो मैक्सिमम अगर आपका एग्रीमेंट एग्जीक्यूट नहीं हुआ है तो वो सिर्फ 2 लाख रुपए ही कट कर सकता है। अगर वो 60 दिन के अंदर है तो 1.5% कट कर सकता है, और अगर वो मान लीजिए 16 दिन से 30 दिन के भीतर है तो वो 1%, और अगर आप 15 दिन के अंदर कैंसिल कर रहे हैं तो 0 कैंसिलेशन चार्ज है। ये मॉडल एग्रीमेंट में साफ साफ कहा गया है, और कई बार जो है डेवलपर इसे जो है अपने तरीके से तोड़ मरोड़ के आपको अलॉटमेंट लेटर पकड़ा देते हैं। तो यहाँ पे आप मान के चलिए ऐसा क्यों करते हैं डेवलपर, क्योंकि उनको ये पता है कि कल को कैंसिलेशन आ सकते हैं, और अगर वो क्लॉज में चेंजेस करके अपनी तरफ से डालेंगे, लोगों को लगेगा यार ये 2% के बजाय 10% डेवलपर कट कर रहा है कैंसिल करने में, 15 दिन के अंदर ही 1% कट करने की बात कर रहा है, 30 दिन में ही जो है ये जो 2% कट करने की बात कर रहे हैं, तो डर के आदमी अपना 2 लाख 3 लाख 4 लाख 5 लाख रुपए जैसा ही जिसका एग्रीमेंट कॉस्ट होगा उसे बचाने के लिए वो कैंसिल नहीं करेगा। तो जो उसका कैंसिलेशन है वो कम आए, इसके लिए वो उसमें तोड़ मरोड़ करते हैं डेवलपर। लेकिन अगर आप इसे महारेरा में फाइट करने जाएंगे तो जो मॉडल एग्रीमेंट, जो मॉडल अलॉटमेंट लेटर है, उसके हिसाब से ही फैसला आपके फेवर में आएगा। कुछ भी एग्रीमेंट में लिख देने से, कुछ भी अलॉटमेंट लेटर में लिख देने से वो वैलिड नहीं हो जाता है। तो अच्छा होगा कि अगर वो नए तरीके से नए जो आपके मॉडल अलॉटमेंट लेटर के जो फॉर्मेट है उसमें बना के दें। अगर वो नहीं भी देते हैं तो भी आप लीगली उनसे फाइट कर सकते हैं। और डेवलपर को आप सभी लोग जब भी अलॉटमेंट लेटर लेते हैं तो उसे चेक करिए। 90% जनता तो ध्यान ही नहीं देती कि अलॉटमेंट लेटर में लिखा क्या गया है, क्योंकि वो उनका एक इमोशनल डिसीजन होता है, और एक तरीके से हाथ भी आपका ऐसे, हाथ पहली बार आप इतना बड़ा चेक फाड़ते हैं बुकिंग का, एक इमोशन है, ऊपर से आपके फैमिली मेम्बर्स भी होते हैं, तो इतनी चीज़ें एक साथ होती हैं कि जो चीज़ें ध्यान देनी वो आप ध्यान नहीं दे पाते हैं। इसलिए सौदागर हमेशा कहता है कि पहले समझिए बूझिए, उसके बाद जो है चेक फाड़िए या उसका डिसीजन लीजिए।
कहीं भी आपको कोई समस्या आती है तो उसके लिए हमने क्वेरी कंसर्न फॉर्म का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है। अगर समस्या आ रही है तो आप उसे फिल कर सकते हैं, थोड़े में हमसे बात कर सकते हैं, कोशिश रहेगी आपकी समस्या का समाधान दिया जाए। आगे चलते हैं, अगला सवाल है मितेश येलके जी का, व्हाट आर द प्रोज एंड कॉन्स ऑफ लिविंग इन प्लेसेस लाइक सुस बानेर। देखिए इसके लिए मितेश जी डिटेल वीडियो लगेगा, लेकिन अगर थोड़े में बता दें, अगर आप बानेर सुस को देखेंगे, बानेर में रहना, वैसे रेंटल आप देखें यहाँ ज़्यादा है, वहाँ पे जितनी भी चीज़ें आपको मिलेंगी वो उसी हिसाब से प्रोपोर्शनेटली जो वो भी हायर रेट में मिलेंगी। वहीं अगर आप सुस में देखेंगे तो अनऑर्गेनाइज कंस्ट्रक्शन भी आपको देखने को मिलता है, वहाँ सस्ते में भी आपको रेंट पे मिल जाएगा। तो जो डेली यूज की चीज़ें वो भी थोड़ी सस्ती मिल जाती हैं, क्योंकि वहाँ पे उस तरह का डेवलपमेंट है, उस तरह के लोग जा रहे हैं। सुस और बानेर में अगर आप कॉन्स की बात करें तो ये तो हमने डिस्कशन कर ही लिया कि अभी तमाम चीज़ें डेवलप होनी बाकी हैं। बानेर में कुछ हद तक डेवलप हो चुका है, लेकिन सुस में अभी तमाम डेवलपमेंट बाकी है। अगर आप ट्रांसपोर्टेशन के हिसाब से देखें तो मेट्रो जो है वो बानेर वालेवाड़ी के बीच से होता हुआ आगे बढ़ रहा है, लेकिन अभी तक सुस में कोई मेट्रो कनेक्टिविटी नहीं है। हाईवे दोनों के पास में है। सुस में अगर आप देखेंगे थोड़ा आपको सस्ती प्रॉपर्टी मिल जाएगी कंपेयर टू बानेर। बानेर का नाम इतना बढ़ चुका है क्योंकि औंध के बाद बानेर ही आता है, तो यहाँ पे प्रॉपर्टी प्राइसेस काफ़ी तेजी से बढ़े हैं और उसी प्रोपोर्शनेट में जैसा हमने आपको बताया रेंटल भी काफ़ी तेजी से ऊपर गया है। बाकी आप लोगों में से भी काफ़ी लोग यहाँ पे रह रहे होंगे, अगर वो अपना व्यू कमेंट में लिख के बताएंगे तो शायद ज़्यादा से ज़्यादा लोग इन डेप्थ समझ पाएंगे कि आखिर वहाँ पर क्या चल रहा है। बाकी इस पर डेडिकेटेड वीडियो, रिसर्च वीडियो आप लोगों के सामने लाने का प्रयास जरूर रहेगा। तमाम वीडियो पेंडिंग चल रहे हैं। सबसे पहले आपके सामने महाडुंगे का जो पार्ट 2 वीडियो है वो विद इन अ वीक आपको देखने को मिल जाएगा, और 2-3 रिव्यू वीडियोस भी जो अभी आप लोगों ने रिक्वेस्ट किए थे सबसे ज़्यादा, जैसा हम लोग आपको लगातार बताते हैं, जितने यूनिक रिक्वेस्ट किसी के लिए आते हैं उसको हम लोग प्रायोरिटाइज करके सबसे पहले कवर करने की कोशिश करते हैं। आपको जो भी रिव्यू जानना है, जिस भी लोकेशन का जानना है, जिस भी डेवलपर का जानना है, उसे कमेंट में लिख के बता दीजिए। जल्द मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, एक नए इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।